हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हम जैसा कि टीजीटी कॉमर्स 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और ये हमारी उसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम 61 तक के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, तो चलिए 62 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड। दैट मीन्स ये पूछ रहा है अंकेशन प्रारंभ होता है जहाँ पर क्या समाप्त होता है। भाई तो मैं आपको बता दूं कि पहला प्रोसेस होता है आपका पुस्तपालन, सेकंड स्टेज आती है आपका लेखांकन। यानी पुस्तपालन जहाँ समाप्त होता है, लेखांकन स्टार्ट होता है। लेखांकन जहाँ समाप्त होता है वहाँ पर आपका ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड, यानी कि मूल्य निर्धारण रणनीतियों में शामिल है। क्या शामिल है? बेहद कम मूल्य निर्धारण, मूल्य तय करना, भ्रामक मूल्य निर्धारण या सभी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द माल्थस द पॉपुलेशन ऑफ कंट्रीज ग्रोज। ठीक है, यानी कि माल्थस के अकॉर्डिंग जो आपका देश की जो जनसंख्या है उसको वृद्धि कैसी होती है? अर्थमेटिकली, एल्जेब्रिकल, ज्योमेट्रिकल या स्थिर यानी कि कांस्टेंट रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने माल्थस थ्योरी पढ़ रखा है तो उन्होंने ज्योमेट्रिकली बोला था कि जनसंख्या में वृद्धि ज्योमेट्रिकली होती है यानी कि ज्यामितिक रूप से होती है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एन असेट्स वॉज परचेज्ड फॉर ₹5 lakh with the down payment of ₹1 lakh and bills accepted for ₹4 lakh. What would be the effect on the total assets and total liabilities in the balance sheet? तो भाई इसने बोला कि एक संपत्ति ना 5 लाख रुपए में खरीदी गई, ओके, और उसने कहा कि 5 लाख रुपए में खरीदी गई, 1 लाख का आपने तुरंत पेमेंट कर दिया। खुद से सोचो, असेट्स एंड लाइबिलिटी को आप ध्यान में रखिए कि आपके पास 5 लाख की असेट्स आई, कैश भी तो आपका असेट्स में ही जाता है, उसमें से 1 लाख कम हो गया। ठीक है, कैश 1 लाख कम हो गया, 5 लाख की असेट्स आ गई, तो इफेक्ट तो 4 लाख का ही पड़ा ना। आपका असेट साइड 4 लाख से बढ़ गया। आपने बाकी 4 लाख के लिए क्या लिया? बिल्स। ठीक है, बिल्स में पेमेंट करने का डिसाइड किया, तो वो दायित्व जो है आपका 4 लाख जो आपको बाद में पे करना है वो आपका दायित्व बढ़ गया। ठीक है, 4 लाख का। तो इफेक्ट क्या पड़ा? ऑब्वियसली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपका पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, संपत्ति 4 लाख से बढ़ी और दायित्व भी 4 लाख से बढ़े। ठीक है, यानी कि असेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख एंड लाइबिलिटी इंक्रीज बाय 4 लाख। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ठीक है, कौन सी विधि जो है प्राथमिक डाटा एकत्र करने की नहीं है? तो आपको पता है प्राइमरी डाटा जो है वो व्यक्तिगत रूप से डायरेक्टली आप करते हो। तो सेकेंडरी डाटा में क्या आता है? कोई भी पहले से मैगजीन्स हैं या किसी भी आप आर्टिकल का यूज़ कर रहे हो जो पहले से पब्लिश हो चुका है, कोई रिकॉर्ड्स आप उठा रहे हो उससे कर रहे हो, वो सेकेंडरी में आता है। अब देखो यहाँ पे आपको दूसरा दिख रहा है ऑप्शन, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान यानी कि डायरेक्टली। तो भाई ये तो प्राइमरी में ही आता है। इनडायरेक्टली यानी ओरल आप खुद से मौखिक अनुसंधान खुद से कर रहे हो, ये भी आपका प्राइमरी में ही आएगा। ठीक है, शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय एन्यूमेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रगणकों द्वारा जब खुद से भरा जाता है तो ये भी आपका प्राइमरी है। इसने पूछा है कि कौन सा नहीं है, नॉट। तो पहला ही ऑप्शन है, इकोनॉमिक सर्वे जो होते हैं पब्लिकली पब्लिश हो चुके होते हैं उसका यूज़ करके करते हो, तो वो सेकेंडरी में आएगा, प्राइमरी में नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर द ट्रेडर डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ 5000 एज फ्री सैम्पल्स, विच प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स दिस विल बी शोन इन। यानी कि इसने कहा कि लेखांकन वर्ष में व्यापारी ना 5000 रुपये के मुफ्त वितरण नमूने के रूप में बांट देता है एज एडवर्टाइजमेंट। तो उसने कहा कि ये कहाँ जाएगा आपके फाइनल अकाउंट में? ऑब्वियसली अपने माल बांटा, परचेजेस जो आप ट्रेडिंग P&L में दिखाते हो ना, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस, वो माल आप बांट रहे हो तो वहाँ से परचेजेस कम हो गया, दैट मीन्स ये इफेक्ट किया आपका ट्रेडिंग को।
ओके अगर ट्रेडिंग इफेक्ट हुआ है तो ग्रॉस इफेक्ट हुआ, ग्रॉस कहाँ रिलेट करेगा, P&L को, तो भाई इससे ना आपके दोनों ही चीज़ें इफेक्ट होंगी, बोथ इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 67 का, वो होगा आपका बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अ मोटिवेशन बेस्ड ऑन फोर्स और फियर इज कॉल्ड। भाई यहाँ पे तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, फोर्स एंड फियर की बात हो रही है, ऑब्वियसली ये नेगेटिव मोटिवेशन ही है। ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69, इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन, यानी कि जो जनरल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको अभिलिखित किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है। ठीक है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जनरली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक क्रम होता है, क्रोनोलॉजिकल बेसिस। ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है यानी कि निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है रिजर्व बैंक, नोटों का निर्गमन बिल्कुल करता है भाई, साख का नियंत्रण बिल्कुल, इसका मेन काम है क्रेडिट कंट्रोल, इसके बाद है जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना। क्या आप अपना पैसा रिजर्व बैंक में जमा करते हो? नहीं ना, उसके लिए कमर्शियल बैंक होते हैं अलग से। तो यही वो ऑप्शन है जो रिजर्व बैंक नहीं करता, विदेशी विनिमय प्रबंधन और नियंत्रण का कार्य वो करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फॉर पब्लिक। ठीक है बिकॉज इसने नॉट पूछा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज चार्ज एट, यानी कि सारणी ए के अनुसार अंशों पर बकाया राशि, यानी कि कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट रेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कॉल्स इन एरियर पर है 5% और कॉल्स इन एडवांस पर होता है 6%। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, ये है अकॉर्डिंग टू टेबल ए। अभी अगर मैं बात करूं कि इन रेट्स में भी कुछ संशोधन हुए हैं, ठीक है, लाइक अभी ये रेट ना डबल हो गए हैं। कॉल्स इन एरियर पे अभी 5% मैंने बोला, बट अभी प्रेजेंट टाइमिंग में इसका डबल यानी कि 10%, और कॉल्स इन एडवांस का मैंने बोला 6%, तो अभी वो डबल है यानी कि 12%। और ये जो संशोधन है, लाइक अगर क्वेश्चन में आता है कि टेबल एफ के अकॉर्डिंग, सारणी एफ के अकॉर्डिंग, तो भाई नए वाले रेट जाएंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो GIC के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और अभी रिसेंटली एग्ज़ाम PGT का भी होने वाला है अभी 17-18 में। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। टेबल ए के अकॉर्डिंग 5 और 6, लेकिन अगर बात करते हैं टेबल एफ के अकॉर्डिंग न्यू वाले रेट 10 और 12%। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है को अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं की बात हो रही है, ठीक है। और जिसने भी थ्योरी पढ़ी है उसको बहुत अच्छे से पता होगा, पूर्ण प्रकटीकरण की बिल्कुल होता है, रूढ़िवादी भी आपने सुना हुआ होगा, एक रूपता भी होता है। तो इसने पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है, नॉट पूछ रहा है, तो भाई इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट प्रोविजन ऑन डेटर्स टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है तो आपको पता होगा कि जो हम समायोजनाएं करते थे उसमें ऑलरेडी अगर P&L में आपका बैड डेट्स है उसमें न्यू वाला आप ऐड करते थे, ठीक है, और उसमें से माइनस करते थे ओल्ड प्रोविज़न। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक दे रखा है ये ऑप्शन भी कि बैड डेट्स में न्यू प्रोविज़न एंड ओल्ड माइनस कर रखा है, बट अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखोगे तो इस ऑप्शन में न्यू बैड डेट्स भी है, और अगर न्यू बैड डेट्स समायोजना में होता है तो पुराने बैड डेट्स में वो भी ऐड होता है, न्यू प्रोविज़न भी ऐड होता है, एंड देन ओल्ड प्रोविज़न माइनस होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जल्दबाजी में ये ऑप्शन देख के मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू बैड डेट्स भी गिवन है और वो भी ऐड होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए बढ़े फिर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स मस्ट बी इन, यानी कि नए साझेदार के प्रवेश के बाद जो सभी पार्टनर्स हैं उनका जो पूंजी है वो होनी चाहिए, किस रेशो में होनी चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, म्यूचुअली एग्रीड रेशो।
ओके, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75, लॉसेज आर एंटिसिपेटेड एंड प्रॉफिट्स आर नॉट अकाउंटेड अंटिल रियलाइज्ड इज द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। दैट मीन्स हानि का आकलन तो कर सकते हो आप, लेकिन प्रॉफिट जब तक आप उसे गेन नहीं कर लेते हो तब तक उसको लेखा नहीं करना है। ये हमारी किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, अगर आपने सिद्धांत डिटेल में पढ़े हैं तो मैं ये बता दूं, ये रूढ़िवादी सिद्धांत में आती है ये बात कि भाई आप हानि के लिए तो पहले से कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, आकलन कर सकते हो, उसके लिए आप प्रोविज़न भी कर सकते हो, बट प्रॉफिट जब तक आपको रिसीव नहीं करोगे तब तक आप उसे स्टेटमेंट में शो नहीं करोगे। तो ये है आपका कंजर्वेशंस। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन। आपको बताए स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है, मैं एक सिंपल सा पहचान बता देती हूँ वैसे तो, कि वो पूरा अंडर रूट में होता है और ये फॉर्मूला परफेक्टली आपने पढ़ा होगा, यूज़ किया होगा। इसी का दूसरा रूप ये है, तीसरा रूप ये है। ठीक है, सब कुछ रूट के अंदर होता है, इकलौता ये है जिसमें रूट से बाहर है 1/n दे रखा है, तो ऑब्वियसली इसने पूछा नॉट। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी फॉर्मूला ध्यान है, ये रूट वाली बात भी ध्यान है, तो इतना दिमाग नहीं लगाइएगा। यही एक इकलौता दिख रहा है जो रूट से बाहर है। अगर बाहर होता और अलग से रूट लगा देते तो हम सोचते भी, बट ये रॉन्ग है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज हिंदी में विपरीत प्रविष्टियाँ। भाई सभी को ध्यान आ गया होगा, जो आप लोगों को शायद पसंद नहीं थी कभी। ये सारी कैश बुक आपने पढ़ी होंगी। सिंपल तो बहुत ही सिंपल है, पैटी कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक एंड ऑल कैश बुक। तो मैं बता दूं इन सब में नहीं होता, जिसने भी कर रखी है कॉन्ट्रा एंट्री ही आपको हमेशा कंफ्यूजिंग लगती होगी, हार्ड लगती होगी, वो होती थी 3 कॉलम कैश बुक में। तो करेक्ट आंसर इज 3 कॉलम कैश बुक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंपनी इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, भाई आंतरिक अंकेशक की बात हो रही है और मैं इसको बता दूं कि कंपनी में आंतरिक अंकेशक की नियुक्ति वो उसका संचालक मंडल ही करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79, बाय whom द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वॉज गिवन। तो ये है, ये जो डेफिनेशन है जो आपको दिख रही है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नॉलेज व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ये FW टेलर की डेफिनेशन है। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्या सही है इनमें। इनकम टैक्स इज अ ट्रेड एक्सपेंसेस, रियली बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक शोन इन ट्रायल बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, यानी कि जो तलपट में आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर गिवन है तो वो केवल बैलेंस शीट में जाता है। बताएं, सही है भाई, इसलिए करेक्ट बोला। हमें तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। अगर आपका समायोजनाओं में होता है क्लोजिंग स्टॉक तो वो 2 जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, और दूसरा आपका बैलेंस शीट के असेट्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है केवल वो क्लोजिंग स्टॉक ना ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एडजस्टमेंट में नहीं है, तो एक ही जगह जाएगा। कहाँ, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया, बाकी पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 की बात कर लेते हैं अभी। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई डेप्रिसिएशन अगर आपका वैसे भी फिक्स्ड एसेट्स पे ही होता है, वो किस टाइप का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डेप्रिसिएशन रेवेन्यू टाइप का होता है, आयगत व्यय। इसकी एक अलग थ्योरी है, रेवेन्यू एंड ये सब मैं अलग से इस पे वीडियो बना दूंगी कि ये सारे एक्सपेंसेस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत, अब यहाँ पे कॉपीराइट की बात हो रही है। ठीक है, और कॉपीराइट मैं बता दूँ कहाँ पर होता है, लाइक आप बुक यानी कि ऑथर हैं, अपनी बुक पब्लिश करवाना चाहते हैं उस कंडीशन में, और वहाँ पर जो आप रॉयल्टी का कैलकुलेशन करते हो ना, वो
डिपेंड करता है कि आपने कितनी नंबर्स ऑफ बुक्स सोल्ड की, कितने प्राइस में, कि टोटल सेल प्राइस आपका कंसीडर करते हैं उसमें, ठीक है। और अगर हम टोटल सेल प्राइस की बात करें तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है विक्रय की गई पुस्तकों की कुल बिक्री मूल्य, फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टोटल सेल प्राइस ऑफ बुक्स सोल्ड, ओके, टोटल सेल प्राइस, इस पे फोकस करना है आपको। ऑप्शन करेक्ट है डी। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट्स। भाई खुदरा रोकड़ पुस्तक का शेष जो है वो कैसा शेष होता है? एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, लाइबिलिटी है? मैं बताऊं तो ये एक असेट्स होती है। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, ठीक है, एंड असेट्स। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विज्ञापन का मूल उद्देश्य है, प्राइमरी पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू। अब यहाँ पे ना प्राइमरी पूछा है, वैसे अगर डिटेलिंग में जाएं तो एडवर्टाइजमेंट के भी ना टाइप्स होते हैं, प्राइमरी और इसके बाद के मतलब सेकेंडरी क्या हो सकते हैं इसके उद्देश्य। ये तीनों ही आते हैं इसके प्राइमरी में, जानकारी देना, समझना, याद दिलाना। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय। निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ठीक है, अब यहाँ पे निर्यात भी है और यहाँ पे एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे भी एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका ऑप्शन जो है करेक्ट जो है वो बी होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इसका सी, यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो निर्यातकों को कार्यशील पूंजी की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो माना गया है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स। भाई यहाँ पर बैंक रेट यानी कि बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक, तो मैं बता दूं वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं ना वो होती है बैंक रेट। तो बोरो मनी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आप रेपो रेट के बारे में भी लोगों को पता होगा, आप लोगों को, कि रेपो रेट भी वही रेट होता है, कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लेते हैं लोन, बट इनमें क्या अंतर है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। आई थिंक बैंक रेट पे दीर्घकालीन मिलता है और रेपो रेट पे अल्पकालीन। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कम्प्लीटली, बट इनमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऐसा कुछ अंतर है। एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा इस पर। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन, देखो इस पे फोकस कीजिएगा, मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू अप्लाई फॉर शेयर शुड बी एट लीस्ट ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। मैं आपको एक बात बताऊं तो जो आपकी ये ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है 25%, बट मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है 5%, ठीक है। अभी ऑफिशियल में ये माना गया है, लेकिन देखिए मैं अभी आपको एज अ प्रूफ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैंने एक बुक से ये कंटेंट लिया है, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। देखो अगर कंपनी एक्ट 13 की बात करें तो न्यूनतम पूछा है, यहाँ पे अधिकतम नहीं पूछा, न्यूनतम आवेदन। तो भाई बोला गया है कि 5% से कम नहीं होना चाहिए, तो वही मिनिमम हो गया ना। ये 20% वाली बात है, लेकिन वो सेबी ही नहीं कहा था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं। और एक और मेरे पास कटिंग है, देखिए यहाँ पर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रेट है वो मिनिमम 5% होना चाहिए कंपनी एक्ट का, मैक्सिमम 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ओके। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं जो मेरे अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, बट ऑफिशियल में 25 है। देखते हैं जो संशोधित आंसर की अगर आती है तो उसमें इसको कंसीडर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अंडर क्वांटिटी
theory of money, which one of the following equation was given by Fisher? तो फिशर के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन दी गई थी मूल्य परिमाण सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो इसका करेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो होता है ऑप्शन बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 89। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। ठीक है, यानी कि उस अंकेशन का नाम बताइए जो जनरली जो है वो दो वार्षिक अंकेशनों के मध्य किया जाता है। सबको पता होगा इसका आंसर, इंट्रीम यानी कि अंतरिम अंकेशन जो बीच में करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर और एस साझेदार हैं जो 5 और 3 में प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। ठीक है, और एक नया पार्टनर टी जो है वो ज्वाइन करता है द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आर एस टी विल बी क्या होगा? ठीक है, क्या होगा भाई? इसका करेक्ट ऑप्शन है 75:36:49। अब आप बोलेंगे इसे बताने से क्या होगा, सॉल्व भी तो कराना चाहिए। चलिए तो मैं इसको अभी आपको सॉल्व कराती हूँ। चलिए मैंने अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए एक ब्लैंक पेपर ले लिया है। मैं आपको रेशो निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ भाई पार्टनर्स के नेम कौन कौन है और ओल्ड रेशो गिवन है आपको। ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं हम न्यू रेशो के लिए जो आपको फाइंड आउट करना है। नेम कौन कौन है भाई? एक तो आर है बंदा, एक एस है और टी है जो नया पार्टनर है। इसका तो ओल्ड रेशो है ही नहीं। यहाँ पे ओल्ड रेशो 5 और 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स 5/8 और इसका 3/8। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आर अपने हिस्से का, भाई आर अपने हिस्से का दे रहा है 1/4। ठीक है, तो टी को जो मिलेगा आर देगा अपने हिस्से का 1/4। ओके, ये तो मिला भाई आर से। इसके बाद एस भी तो दे रहा है, वो अपने हिस्से का 2/5 पार्ट देगा, तो भाई अपने हिस्से का 2/5 पार्ट देगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो भाई इसका हिस्सा कितना आया, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 और 32। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट रहा है मुझे दिख रहा है, 2 से काट देते हैं, ये आ गया। एलसीएम ले लेते हैं 160। ओके, और जब यहाँ पे बल्कि जब ऐसा हो ना दिक्कत तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं आपको इजी करने के लिए इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेती हूँ। तो ये आएगा 640। क्रॉस में आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 32 से 20 टाइम्स जाएगा, 20 से 32 टाइम्स जाएगा। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 20 × 5 100 एंड इसका डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आया 196/640। ये किसी से कट रहा है डायरेक्टली तो आप काट भी सकते हैं। मुझे दिख रहा है ये 4 से दोनों चीज़ें कट जाएंगी। 4 चौक 16, 4 नीम 36 एंड अपॉन में ये कट रहा है 4 एकम 4, 4 छीम 24 एंड 0, यानी कि 49/160। अब भी नहीं लग रहा मुझे ये किसी से कटेगा। तो भाई टी का पार्ट हमारा निकल के आ गया। ओके, अगर एक बंदे का आ गया, देखो आप ऑप्शन में चेक करो 49 किसके लास्ट में है, टी का पार्ट इसी में है, तो आपका आंसर यही होगा। बट अब चाहते हो मैं बाकी रेशो भी निकालूं, तो चलिए इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। 5/8 आर का था पहले, ठीक है, उसने दे दिया अपने हिस्से में से कितना 1/4। कितना आया था वो 5/32 ना, तो इसके में से इतना कम हो जाएगा जो इसने दूसरे पार्टनर को दे दिया। इसने अपने हिस्से में से दिया था ये जो आया था 6/40 और सॉल्व किया 3/20। फिलहाल मैं 6/40 ही लिख लेती हूँ, एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। दोनों देखना है 8 के टेबल में आएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब इसका कितना रह गया होगा देने के बाद, मैं 32 ले लेती हूँ। 8 से 32, 8 चौक 32 एंड 20 माइनस के 5 इक्वल टू 15/32। ओके, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम 40 एंड यहाँ पे 8 पंजे 40 एंड 15 माइनस के 6 इक्वल टू ये आ गया मेरा 9/40। ओके, अब आप कहोगे ये तो 15 है, ये तो 9 है, ये तो नहीं मैच हो रहा। 75 एंड 36 तो भाई
रेशो ना बेस सेम होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है 160, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है। किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, क्वेश्चन पे इफेक्ट ना पड़े और बेस सेम हो जाए। तो मुझे पता है भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, देख लो करके 75 अपॉन 160 हो गया। यहाँ पे 4 चौक 16 भाई 4 से करना पड़ जाएगा, 9 चौक 36 एंड 160 हो गया। अभी मुझे दिख रहा है कि बेस सेम हो गए तीनों में। दैट मीन्स जो आपका आंसर है रेशो, न्यू रेशो इज 75, रेशो 36, रेशो 49। करेक्ट आंसर इज दिस। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर किसी को रेशोज निकालने में दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे मेथड होते हैं, कंडीशंस होती हैं, अगर आप चाहते हो मैं रेशो निकालना आपको सिखाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और आप कभी रेशो में गड़बड़ नहीं करोगे, चाहे न्यू रेशो पूछे, चाहे सैक्रिफाइसिंग पूछे, चाहे गेनिंग पूछे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं मेथड क्लियर करा दूँ, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इस पेपर को हटा देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। और हमारा क्वेश्चन है अब 91। The process that entails a proper and rational distribution of work between the members of the staff of the organization is called, यानी कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई आंतरिक रोकथाम, यानी कि इंटरनल चेक। ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है इंटरनल चेक, यानी कि आंतरिक रोकथाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92। हु सेड मनी कंसिस्ट ऑफ, ये एक डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा आप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एली ने ये बात कही। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंटरप्राइज इज एक्सक्लूसिवली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज आर नोन एज। देखो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं तो सार्वजनिक हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो पब्लिक होगा, पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके, बढ़ी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, इट इज एन एरर ऑफ, यानी कि आपने पुरानी मशीन खरीदी, उस पर रिपेयर का जो खर्चा है आपने रिपेयर समझ के, जबकि एंट्री होनी थी आपकी मशीनरी टू कैश। ओके, आपने रिपेयर समझ के उसको रिपेयर में डेबिट कर दिया, रिपेयर टू कैश। ये क्या है भाई, आपके प्रिंसिपल की नॉलेज ना होने की वजह से ऐसा हुआ, तो इट्स अ एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर, सिद्धांतिक अशुद्धि है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। मुझे लगता है ये भी आपको मुझे सॉल्व कराना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म and share profits and losses in the ratio of 3:2. C joins firm as a new partner and contributes 6,000 as premium for goodwill in cash. Here the premium for goodwill shall be shared by A and B on the basis of new profit sharing ratio, that is this. As that means, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात समझ लीजिए आप, यहाँ पे ना ए एंड बी दो पुराने पार्टनर्स हैं, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी आ गया, 6,000 रुपये गुडविल लेकर आया, न्यू रेशो दे रखा है। हमेशा ध्यान रखिएगा नया पार्टनर आने पे जो गुडविल आती है वो केवल ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओल्ड कितने हैं भाई, ए एंड बी दो ही पार्टनर्स हैं, लेकिन रेशो क्या होगा, ना तो ओल्ड में होती है ना न्यू में होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट होती है भाई जब नया बंदा आएगा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पुराने बंदों को, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, और वो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा, चलिए वो भी मैं कराती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना। तो देखिए यहाँ पे पार्टनर्स मैं लिख लेती हूँ नेम, ओल्ड रेशो, न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग। बिकॉज ऑफ इसी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब पार्टनर्स हैं ए बी, नया बंदा आया सी नया आया तो ओल्ड तो होगा ही नहीं। 3:2 का रेशो दैट मीन्स 3/5 अपॉन में टोटल आता है भाई,
जो भी दोनों रेशोज होते हैं 3 and 2 का टोटल अपॉन में 5। ओके, न्यू रेशो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 5, 3 and 2, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी बिल्कुल नहीं, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशो का ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो इसका फॉर्मूला होता है। इसका भी लॉजिक है, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी रेशो पे, वो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं और हम निकालते हैं। मैंने क्या बोला था भाई, केवल पुराने बंदों का ही निकलता है, तो सी का तो मतलब ही नहीं होता, 2 ही पार्टनर का निकलेगा। 3/5 माइनस 5/10 कर दीजिए इसको फटाफट से सॉल्व। एलसीएम ले लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, माइनस के 5 इक्वल टू 1/10। नेक्स्ट 2/5 माइनस का 3/10, एलसीएम अगेन 10, 4 माइनस 3 1/10। बेस सेम है, 10 and 10, इग्नोर इट। ऊपर वाले से मतलब है 1 and 1 का रेशो आया भाई हमारा। ओके, क्या रेशो आया? 1 and 1। दैट मीन्स जो आपकी यहाँ पे क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट है ना, कितनी है बेटा? 6,000 रुपये है गुडविल की अमाउंट। तो भाई ए को मिलेगा 6,000 का 1/2, टोटल अपॉन में ना 3,000। सेम यही बी का भी 6,000 का 1/2 इक्वल टू 3,000। भाई आंसर इज 3 and 3। ओके, देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, चलिए देखिए, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन बी 3 and 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप आपको क्लियर है। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि किसी लेन देन का मूल जो साक्ष्य होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली वाउचर होता है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, if the demand of a commodity is inelastic and increase in its price will causes the total expenses of the consumer of the goods to। भाई किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है और उसकी कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु के उपभोक्ता उस पर कितना एक्सपेंस करेंगे, यानी कि वो एक्सपेंस बढ़ा देंगे, घटा देंगे, स्थिर रखेंगे या शून्य। तो मैं आपको बताऊं, मैंने डिमांड पे यानी कि मांग के नियम पे कम्प्लीटली एक पीडीएफ बना रखी है। उसमें मैंने जिसमें मेथड समझाए हैं, एक होता है टोटल आउटले मेथड, उसमें ये 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है, वहाँ पे डिटेल में है, बट मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ। अगर ऐसा है कि मांग बेलोचदार है और प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है, क्या बोला मैंने, मांग बेलोचदार है और प्राइस बढ़ रहा है, तो भाई वो उपभोक्ता ना उस पर एक्सपेंस ना अपना बढ़ा देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो वीडियो वॉच कीजिएगा, लिंक मैं पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। अशोका लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम टाटा एंड सन्स फॉर ₹1,50,000। दिस इज, भाई एक ट्रांजेक्शन है, ऑब्वियसली खरीद रहा है, दूसरा पेमेंट कर रहा है, ठीक है, पैसों में लेन देन हो रहा है, लेन देन ही है अ ट्रांजेक्शन। 98 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 99। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात हो रही है। देखो, हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्मित किया जा सकता है, पता है सबको, फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू भी होते हैं, एकदम करेक्ट है। अ नोटिस ऑफ 14 days ऑफ टू शेयर होल्डर्स इज नेसेसरी, बिल्कुल नेसेसरी है, ये भी करेक्ट है। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, यानी कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। भाई तीनों करेक्ट हो गए, सोचना ही नहीं है, ये वाला रॉन्ग होगा। नॉट पूछा है ना, तो यही वाला रॉन्ग होगा, लेकिन मैं इसको पढ़ देती हूँ। द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रॉन्ग। आपको एंट्री ध्यान होगी, कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, तो करेक्ट कैपिटल होता है, यहाँ जनरल दे दिया इसलिए रॉन्ग है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी 100 से 125 तक के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो इसका पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज।